हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 8 की साइंस पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 1 सूक्ष्म जीव के बारे में। जैसे हम पिछले वीडियो में सूक्ष्म जीवों के बारे में जान चुके हैं, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं जान चुके हैं, जीवाणुओं के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं। अब हम जीवाणुओं में परिणन कैसे होता है इसके बारे में जानते हैं। तो जीवाणु अनुकूल परिस्थितियों में विखंडन के द्वारा परिणन करते हैं। विखंडन में पूरी तरीके से विकसित जीवाणु कोशिका का केंद्रक दीर्घीकृत हो जाता है तथा केंद्रक को दो भागों में विभाजित करते हुए एक अनप्रस्थ भित्ति विकसित हो जाती है। दोनों संतति कोशिकाएं अलग हो जाती हैं, यानी कि द्विखंडन में यानी कोशिकाओं के दो खंडों में विभाजित करना कहलाता है, द्विखंडन कहलाता है। द्विखंडन में पूरी तरीके से विकसित जीवाणु कोशिका जो होती है, यानी जिन कोशिका का विकास पूरी तरीके से हो जाता है, उसका केंद्रक दीर्घीकृत हो जाता है यानी बड़ा हो जाता है तथा केंद्रक को दो भागों में विभाजित करते हुए उन केंद्रों को दो भागों में बांटते हुए तो या तोड़ते हुए एक अनप्रस्थ भित्ति विकसित हो जाती है, यानी उन केंद्रों के बीच में एक कोशिका भित्ति विकसित हो जाती है। दोनों संतति कोशिकाएं अलग हो जाती हैं, यानी मान लीजिए हमारी कोई कोशिका हो गई, ठीक, तो ये जब जीवाणु की कोशिका जब पूरी तरीके से विकसित हो जाती है तो इसका जो केंद्रक होता है ये भी थोड़ा विकसित हो जाता है और इसके अंदर एक भित्ति तैयार हो जाती है जो बाद में इन कोशिकाओं को दो भागों में विभाजित कर देती है और परिपक्व हो जाने में फिर से विभाजित होती है। फिर से वही प्रोसेस चालू हो जाता है ये वाला। ये सामान्यतः बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। जैसे सूडोमोनस प्रत्येक 9.5 मिनट पर परिणन करता है, यानी सूडोमोनस की कोशिकाएं जो होती हैं वो प्रत्येक 9.5 मिनट में या लगभग 10 मिनट में वो एक नया कोशिका उत्पन्न करता है या एक नया जीवाणु उत्पन्न करता है। ई कोली जो कि वैज्ञानिक अनुसंधानों में उपयोग किया जाने वाला सबसे प्रचलित जीवाणु है, प्रत्येक 20 मिनट पर विभाजित होता है, यानी ई कोली नामक जीवाणु प्रत्येक 20 मिनट में विभाजित होता है। ई कोली नामक जीवाणु जो होता है प्रत्येक 20 मिनट में विभाजित होता है। प्रत्येक 20 मिनट पर द्विगुणन होने से या द्विखंडन होने से 24 घंटे में 4.7 गुणे 10 के पावर 21 या 10 के घाते 21 जीवाणुओं का उत्पादन होता है, यानी ये 4.7 गुणे 10 के पावर 21 जीवाणुओं का उत्पादन ये 24 घंटों में करता है, यानी 4.7 गुणे 10 के पावर 21 जीवाणुओं का उत्पादन ये 24 घंटे में करता है, यानी एक दिन में ये 4.7 गुणे 10 के घात 21 जीवाणुओं का ये उत्पादन करता है। यद्यपि कुछ जीवाणु बहुत ही धीमी गति से बढ़ते हैं, जैसे तपेदिक तथा कुष्ठ रोग करने वाले जीवाणु जो इनमें कोशिकाओं का जो खंडन होता है वो बहुत ही धीमी गति से होता है, लेकिन ई कोली नामक जीवाणु जो प्रत्येक 20 मिनट में विभाजित होता है और 4.7 गुणे 10 के पावर 21 जीवाणुओं का उत्पादन ये एक दिन में करता है। जब जीवाणुओं के उपयोगी कार्य, यानी हमें पता चल गया जीवाणु में परिणन कैसे होता है, तो जीवाणुओं में परिणन जो होता है वो जो विकसित कोशिकाएं होती हैं, जीवाणुओं में परिणन विकसित कोशिकाओं के विखंडन के द्वारा या जो विकसित कोशिकाएं होती हैं वो केंद्रक उनका दीर्घाकृत हो जाता है, बड़ा हो जाता है और उन्हीं केंद्रक के बीच में कोशिका भित्ति उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या होता है कोशिकाओं के बीच एक दीवार हो जाती है और फिर वो बाद में टूट जाती है, जिससे दो कोशिकाएं बन जाती हैं कोशिकाओं में और एक नए जीव का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसी प्रकार इसी क्रिया द्वारा जीवाणुओं में परिणन होता है। अगला है जीवाणुओं के उपयोगी कार्य। जीवाणु के
नमस्कार। तो चर्मीदार जंतुओं जैसे गाय आदि के आंतों में पाए जाने वाले जीवाणु पादप सेल्यूलोज को पचाने में काम करते हैं। यानी चर्बीदार जंतुओं जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, इन सब के आंतों में जो जीवाणु पाए जाते हैं वो जो पादप सेल्यूलोज होते हैं उनको पचाने में सहायता करते हैं। इसलिए ये जानवर घास को अपने प्रमुख भोजन के रूप में खाते हैं और उनका पाचन जब होता है तो उसमें जीवाणु बहुत ही सहायक होते हैं। कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम फलीदार पौधों की जड़ों में तथा एजिटोबैक्टर मृदा जीवाणु वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार ये मृदा को उर्वरक प्रदान करते हैं। यानी हम पिछले चैप्टर पोर्शन में पढ़ चुके हैं कि राइजोबियम नामक जीवाणु फलीदार वृक्षों जैसे हमारा चना हो गया, मटर हो गया, इन सब के पौधों की जड़ों में रहते हैं। यो वायुमंडल से ऑक्सीजन, वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करके उसको अवशोषित करके पेड़ पौधों को प्रदान करते हैं। और अगला है दुग्ध उत्पादों के निर्माण में, जैसे दही या पनीर में हम जानते हैं कि जीवाणु दुग्ध उत्पादों का निर्माण में सहायक होते हैं। जैसे दूध से दही बनाने में, दूध से पनीर बनाने में जीवाणु बहुत ही सहायक होते हैं। जीवाणु फलों के रस, गन्ने के रस तथा ताड़ी के रस से अभिक्रिया करके सिरका तथा शराब बनाते हैं। यानी जीवाणु फलों के रस से क्रिया करके सिरका या शराब का निर्माण करते हैं। सिरका वायवीय क्रिया होती है जबकि शराब अवायवीय अभिक्रिया द्वारा बनाई जाती है। कुछ जीवाणु कार्बनिक तत्वों को अपघटित करके पोषक तत्व निर्मित करते हैं और हरे पादपों के उपयोग के लिए बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मुक्त करते हैं या छोड़ते हैं। यानी कुछ जीवाणु कार्बनिक तत्वों को अपघटित करके उसको नष्ट करके पोषक तत्व के रूप में निर्मित करते हैं। जो कार्बनिक तत्व होते हैं उसको नष्ट करके अपघटित करके पोषक तत्व के रूप में उसको बना देते हैं या निर्मित कर देते हैं। और हरे पेड़ पौधों के उपयोग के लिए बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मुक्त करते हैं या छोड़ते हैं, जिससे का जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों को प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती रहती है। कुछ जीवाणु चमड़े के शोधन की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। कुछ जीवाणु क्षयकारी पादपों तथा जंतुओं में से नाइट्रोजन को निर्मुक्त कर देते हैं और इस प्रकार नाइट्रोजन चक्र को बनाए रखते हैं। यानी मृत पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं से नाइट्रोजन को निर्मुक्त कर देते हैं और नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया को वातावरण में या वायुमंडल में या एटमॉस्फेयर में बनाए रखते हैं। अब हमारे जीवों की हानिकारक क्रियाएं, जीवाणुओं की हानिकारक क्रियाएं। हम जानते हैं कुछ जीवाणु हानिकारक भी होते हैं, जहाँ कुछ जीवाणु हमारी सहायता करते हैं, दैनिक जीवन में हमारी बहुत सारी सहायता करते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध से दही बनाने में हमारी मदद करता है। इसी प्रकार से गन्ने के रस से सिरका बनाने में कुछ जीवाणु हमारी मदद करते हैं। कुछ जीवाणु हमारी शराब बनाने में मदद करते हैं। तो कुछ जीवाणु हमारे पेड़ पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं एवं कुछ जीवाणु हमारे पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया प्रदान करते हैं, जिससे उनका जीवन चक्र चलने में बहुत ही सहायता मिलती है। लेकिन वहीं कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो हमको नुकसान भी पहुंचाते हैं। जैसे कुछ जीवाणु हमारे भोजन तथा अन्य पदार्थों को खराब कर देते हैं। हमारे भोजन में वो पहुंचकर उसको धीरे धीरे खराब कर देते हैं। रॉबर्ट कोच ने
रोग के रोगाण सिद्धांत को प्रतिपादित किया तथा हमें बताया कि तपेदिक टीबी का रोग ट्यूबरकुलस बैसिलस नामक रोगाणु या जीवाणु से होता है। यानी जो टीबी का रोग होता है वो ट्यूबरकुलस बैसिलस नामक जीवाणु से होता है और यह जो रोग होता है वो हमारे प्राण तक ले सकता है। यानी इतने घातक कुछ जीवाणु होते हैं जो हमारे प्राणों पे भी संकट डाल सकते हैं। उसी में से एक ट्यूबरकुलस बैसिलस जो हमारे शरीर में टीबी नामक या तपेदिक नामक रोग को उत्पन्न करता है। कुछ जीवाणु मानव जंतुओं तथा पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं। जो कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में, मानव के शरीर में, जीव जंतुओं के शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। जो पेड़ों पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसे देखते हैं पेड़ पौधे या तो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं या फिर वे धीरे धीरे सूख जाते हैं। तो इसमें भी कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो उसको नष्ट करते हैं तथा कुछ जीवाणुओं से हमारे शरीर में कई प्रकार से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे ट्यूबरकुलस बैसिलस नामक जीवाणु से हमें टीबी या तपेदिक नामक रोग उत्पन्न होता है। दूसरा हमारा आता है विषाणु यानी वायरस। वायरस शब्द लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है तरल विष। यानी तरल विष विषाणु सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे छोटे होते हैं। या जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें विषाणु या वायरस सबसे छोटे होते हैं तथा ये अकोशिकीय होते हैं। इसमें कोशिकाएं की कोई संरचना नहीं होती है। यानी कोशिका की कोई संरचना इसमें नहीं होती है, अकोशिकीय होते हैं। उन्हें प्रकाश के द्वारा कार्य करने वाले सबसे शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। यानी वो सूक्ष्मदर्शी जो प्रकाश के द्वारा कार्य करती हैं और सबसे शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शियों से देखा जा सकता है। उनका निरीक्षण यानी विषाणुओं का निरीक्षण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा विषाणुओं का परीक्षण अप्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। या स्पष्ट नहीं है कि हमें उन्हें सजीव कहना चाहिए या निर्जीव। यानी कि अभी तक या स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विषाणु सजीव होते हैं या निर्जीव। यानी इनके गुणों के आधार पर हम इन्हें अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इनमें सजीवों के गुण पाए जाते हैं या निर्जीवों के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि वे अपने आप नहीं उगते हैं। यानी विषाणु जो होते हैं वो स्वयं से नहीं उगते हैं। ये अकोशिकीय संरचनाएं होती हैं। ये केवल दूसरे परपोषी जीवों के शरीर के अंदर या किसी पादप अथवा जंतु कोशिका में ही जीवित रह सकते हैं तथा गुणन पर कार्य कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि इस समय एक वायरस बहुत ही प्रचलित हुआ है जिसका नाम कोरोना है। लेकिन वायरस का जो एक गुण होता है कि वह स्वयं विकसित नहीं हो सकता है। जैसे हमारा कोरोना जो है क्यों कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए, ताकि वो उसको जीवित रहने के लिए मानव शरीर या जीव जंतुओं के शरीर या पेड़ पौधों के किसी न किसी आवास की आवश्यकता होती है। यानी इस प्रकार से कह सकते हैं परजीवी होते हैं। यानी इन्हें रहने के लिए आवास की आवश्यकता होती है तभी ये रह सकते हैं। अगर इन्हें आवास नहीं मिला तो ये फिर जीवित नहीं रह पाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। विषाणु में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे ये क्षणनुमा होते हैं, बहुभुजी होते हैं, गोलाकार इनका आकार गोल होता है तथा घनाकृति के भी हो सकते हैं। यानी घनाकार, घन के जैसे, गोले के जैसे, छड़ के जैसे या बहुत सारी भुजाओं वाले भी हो सकते हैं। इनके नाम इनके परपोषी तथा इनके द्वारा होने वाले रोग के नाम पर रखे जाते हैं। यानी जो इनका नामकरण किया जाता है जीवाणु या वायरस का, वो इनके द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसी के आधार पर इनका नामकरण होता है। जैसे हम जानते हैं कि इस समय कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है, तो ये जो जीवाणु है इसका नाम हम कोरोना इसलिए रखें क्योंकि इस जीवाणु से हमारे श्वसन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, जो कि हमारे श्वसन तंत्र को वीक करता है। तो इसलिए इसका नाम हमारा कोरोना पड़ा। तो इसी प्रकार से जिन विषाणुओं द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसी के आधार पर इनका नामकरण कर दिया जाता है।
उदाहरण के लिए TMB अर्थात टोबैको मोज़ेक वायरस पशुओं में पैर और मुंह के रोग उत्पन्न करते हैं। मीजल विषाणु मनुष्य में खसरा उत्पन्न करते हैं, यानी मीजल नामक विषाणु हमारे अंदर खसरा नामक रोग उत्पन्न करते हैं। फ्लू विषाणु फ्लू अथवा वायरल बुखार उत्पन्न करता है। HIV मनुष्यों में घातक रोग एड्स पैदा करता है। विषाणु अपने प्रजनन के लिए परपोषी कोशिकाओं की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जब वे गुणन करके अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं तब परपोषी कोशिका आखिर में फट जाती है। वह विषाणु जो जीवाणु को परपोषी के रूप में उपयोग करता है वह जीवाणु भोजी कहलाता है। यानी TMB नामक वायरस से पशुओं में पैर और मुंह के रोग उत्पन्न होते हैं। मीजल नामक विषाणु से मनुष्य में खसरा रोग उत्पन्न होता है। फ्लू विषाणु से वायरल बुखार उत्पन्न होता है। HIV नामक विषाणु से एड्स जैसी प्राणलेवा घातक बीमारी उत्पन्न होती है। और इनमें प्रजनन जो होता है, विषाणु अपने प्रजनन के लिए परपोषी कोशिकाओं का उपयोग करते हैं, उसकी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। और जब वे गुणन करके अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, यानी द्विखंडन में जब उनकी संख्या बढ़ जाती है तब परपोषी कोशिका जो होती है वो आखिर में फट जाती है या नष्ट हो जाती है। वह विषाणु जो जीवाणु को परपोषी के रूप में उपयोग करता है, यानी जो जिन जीवाणुओं का उपयोग विषाणु परपोषी के रूप में करते हैं उनको हम जीवाणु भोजी कहते हैं। अगला है हमारा विषाणु सजीव जीव तथा निर्जीव वस्तुओं के बीच की कड़ी। अगला विषाणु सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं के बीच की कड़ी, जिसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब आपको क्या करना है कि विषाणुओं से होने वाले 5 रोगों के नाम बताना है कि वो विषाणुओं का क्या नाम है, उनके रोग, और उन विषाणुओं से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। धन्यवाद।